Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। मैं हूं शैला खान। पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर है। ट्रंप की मुदाखलत से क्या बहरान टल सकेगा? हमेशा हम इसी उम्मीद पर ट्रंप की बातें सुन रहे होते हैं। ईरान इसराइल कशीदगी एक नए रुख पे चली गई है। खाम तेल की कीमतों पर लग गए पर हैं। क्या दुनिया एक नए माशी तूफान की तरफ बढ़ रही है? इस पर भी हम बात करेंगे। अगर ईरान पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो क्या होगा और दुनिया को हिला देने वाले मुमकिन जो नताइज हैं उस पर आज हम खुसूसी बहस करेंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर मुराद, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम शाला। सर इतनी जल्दी जल्दी जो डॉक्टर साहब चेंजेस आ रही हैं कि हमें पता नहीं चलता, हमें याद नहीं रहता कि हम इस पे बात कर रहे हैं और उस वक्त तक ट्रंप जो है वो दूसरा फैसला ले चुके होते हैं, फिर हम दूसरे पे बात करते हैं तो वो तीसरे फैसले पर चले जाते हैं। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ और उसका जो पसमंजर था थोड़ा-सा हम अपने जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा-सा हम बता दें तो ज़रा आसानी होगी। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि ये हमला जो है वो लबनान के हवाले से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का जवाब है। और ईरान ने इसराइल को खबरदार किया था कि वो लबनान पर हमले के बाद ईरान मतलब हमला ना करे और उसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर ये हमला किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो रद्द-ए-अमल था वो बड़ा जल्दी आया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर जो है उन्होंने कहा कि इस सूरत-ए-हाल पे फौरी जो रद्द-ए-अमल है उन्होंने ये दिया कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से कहा, उन्होंने बात की कि ऐसा करें कि मुज़ाकरात की टेबल पे वापस आ जाएँ, जिसमें उन्हें ये भी हिदायत की गई कि वो फौरी तौर पर जवाब ना दें और कुछ देर या कुछ दिन इंतज़ार कर लें। ट्रंप ने ये भी उनसे कहा था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो अमेरिका और इसराइल मिलकर हम दोनों मिलकर ही कार्रवाई कर लेते हैं। इसराइल की सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये थी कि इसराइल की फ़ौज इस वक़्त बहुत मायूस और परेशान नज़र आ रही थी। उन्हें फ़ौरी तौर पर जवाब देने की ज़रूरत महसूस हो रही थी क्योंकि वो अगर कार्रवाई नहीं करते, तो फिर उनकी पोज़ीशन थोड़ी कमज़ोर भी लगती थी और सूरत-ए-हाल इस बात की अक्कासी भी करती है कि जंग के जो आगाज़ के बाद से अब तक के जो हालात हैं, वो दोबारा उसी नहज पर, उसी जगह पहुँच चुके हैं, जहाँ जंग शुरू हुई थी। नतीजा आपके सामने है कि मजमूई तौर पे ये सूरत-ए-हाल बहुत तशवीशनाक है और इसके नताइज आलमी सतह पर असरअंदाज हो सकते हैं। मुमकिन जंग के खतरात भी हैं जो कि खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। लेकिन ये मेरी बात है, हम लेंगे डॉक्टर साहब से तज्जिया। जी डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं इन तमाम सारी सिचुएशन में आप कहाँ देखते हैं इसराइल को, ईरान को और ट्रंप साहब की मुश्किलात को? जनाब, जो हमला जो है वो अस्करी चीज़ होती है, वो हुँ, वायलेंस होती है। ठीक ये है। इनका बिगड़ा हुआ बच्चा है। इसको आदत है मारने की और ठीक इसको है। और कोई पिटने की इसको आदत नहीं रोकने है, पिटने की उसको कोई आदत नहीं है। रोकने वाला कोई नहीं था और पिटने की आदत नहीं है। आदत नहीं पिटने की। ठीक है, उसको ये ठीक था है। कि मैं जब हमला कर रहा हूँ जाके तो बस अब तो ऐसे ही करता था कि लबनान में जब दिल चाहे जाके हमला कर दे। लेकिन सही ये बात है। जंग जब शुरू हुई तो हुआ हुँ, ये कि अस्करी कुव्वत से ना हाँ, अमेरिका के और ना इसराइल के ठीक। अहदाफ पूरे हुए। तो अगर तो ये रजीम गिर गई होती तो हम ये गुफ्तगू ही नहीं कर रहे होते। लेकिन हुँ, चूँकि इस रजीम ने मिलिटरीली रेज़िस्ट किया अमेरिका को हुँ, अपने जो है मिसाइल सिटीज़ के थ्रू और हिज़्बुल्लाह ने इज़राइल को। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इज़राइल के को दिखाने को है ही नहीं कुछ कि उसने क्या अचीव किया इस जंग में। हमास हुँ, उन्होंने उन्होंने लोगों को मारा है, कत्लेआम किया है, जेनोसाइड किया है, हमास टनल के नीचे बैठी हुई है, हुँ, जो लड़ने के लिए तैयार। उसके बाद हिज़्बुल्लाह को उन्होंने पहले पेजर अटैक किया, उनकी पूरी की पूरी ऊपर से क़यादत को उड़ा दिया और उसके हुँ, बाद जो उनका ख़्याल था ये तो अब किसी काम के ही नहीं रहे। जब वो वहाँ हुँ, घुसे हैं साउथ लेबनान में तो उनके ऊपर जो उन्होंने बारिश की है ड्रोन्स की और ड्रोन्स के बाद अब वो थर्मल ड्रोन भी ले आए हैं, तो उससे उनकी फ़ौजों को जो ख़्याल था कि हम लिटानी पे जाके बैठ जाएँगे, वहाँ हुँ, अगर ट्रंप का डील होता इवन बावजूद अपने अहदाफ ना रीच करने का तो कहते चलो भई पीस में हमने कम से कम हिज़्बुल्लाह को तो ख़त्म किया। अब सही। जब वो भी नहीं हुआ तो अब उनके हाथ में कुछ दिखाने को है ही नहीं इज़राइल के। तो सही। अमेरिका और इज़राइल इस वक़्त उस पोज़ीशन पे आ गए हैं कि अमेरिका के मकासद इज़राइल के मकासद से क्लियरली जो है वो अलग हो चुके हैं। जो मैंने आपसे कहा था ना एक पर में अमेरिका इज़राइल को और एक में दुनिया की इकोनॉमी को लेके जा रहा है, अगर वो एक को बचाए तो दूसरा नीचे जाता है। इस सही, वक़्त सही। सूरत-ए-हाल ये हो गई कि अगर अमेरिका जो है वो इज़राइल का साथ दे और इस जंग को जारी रखे तो वर्ल्ड इकोनॉमी और फिर तेल की कीमत और हर चीज़ फिर वो हाथ से निकल जाती है। ठीक। तो इसीलिए वो कर रहा है जो उसको करना है। ट्रंप ने फौरन कॉल किया। उसने कहा कि हुँ, आपने बैरूत पे क्यों हमला किया जब ईरान ने कहा था कि हमला आप मतलब ना करें। तो इज़राइल कैसे रुक सकता है? अगर वो उसके 2 बातें थी। एक तो ये कि अगर बैरूत पे ईरान ने मना किया कि आप बैरूत पे हमला ना करें और उसने ये बात मान ली, तो इसका तो मतलब हुँ, है उसने अपना ये हक ही खो दिया कि वो जब दिल चाहे आके मारे।
और एस्केलेशन डोमिनेंस ईरान के हाथ में आ गई। सही। अच्छा, ईरान ने जो से पॉलिटिकली अचीव किया वो ये है कि पहली बार किसी ने लबनानियों के लिए वो कहेंगे इनका तो पीस हो सकता था, लेकिन इन्होंने हमारी वजह से अपने पीस को कुर्बान करके लेबनान के लिए, जो कि सुन्नी भी है और शिया भी, और बैरूत तो ज्यादातर सुन्नी है, तो उन्होंने ईरान ने अपनी पोजीशन वहां पे बढ़ाई। तो ठीक। अब जो है ट्रंप ने अब अमेरिका के हवाले से बात करके उससे कहा तुम रुक जाओ, वो रुका नहीं, जिसकी वजह से उनके दरमियान दराड़ पैदा हुई सियासी हाँ, तौर पे। उस दराड़ को ईरान ने मजीद मजबूत किया उन पे हमला करके, और उस वक्त तक हमले करता रहा जब तक इसराइल रुका नहीं, और इसराइल को रुकना पड़ा। तो हाँ। इसराइल अब रुक गया है, इसका मतलब है ईरान और मजबूत हो गया है इन हमलों के नतीजों में। और उसने मैसेज कहा, अगर उसने दोबारा कहा है अगर तुम आए बैरूत में दोबारा हमला किया दाहिया पे तो हम फिर करेंगे। और ठीक। ट्रंप ने उनको फिलहाल चुप कराया हुआ है। अब देखें कब तक चुप बैठते हैं, नहीं, क्योंकि आपको नहीं इसराइल का लगता मकसद कोई मजीद जंग है, इसराइल का हाँ, मकसद खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, उनको ये इसराइल का नहीं, मकसद ये भी है और वो ये समझ भी नहीं रहा कि अगर ट्रम्प बीच में थे और वो उनको रोकना चाह रहे थे, तो एक डिप्लोमैटिक मैच्योरिटी सामने आती अगर वो रुक जाते। ऐसा हो सकता था, लेकिन मुझे लगता बिल्कुल है कि नहीं, उनके उनका हवाले से वास्ता नहीं। नहीं है, किसी अखलाक से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और मतलब उनको लग रहा था कि शायद ये वीकनेस के तौर पे सामने आएगा, सो उन्होंने हमला कर दिया। देखें, उन्होंने जो इसराइल की रियासत बनाई है ना, अगर आप उनके जूतों में घुस के सोचें उनके हवाले से, हुँ, क्योंकि वो रियासत ही एक सारी की सारी बदमाशी पे। लेकिन हुँ, अगर बदमाशों के हवाले से सोचें तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हुँ, बदमाशी तो ऐसे ही होती है। हुँ, बदमाश अगर आए कहीं और वो थप्पड़ मार ना मारे फजूल किसी को, तो उसकी बदमाशी कैसे चमकेगी? ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। इसलिए इज़राइल को वापस जाके नेतन्याहू क्या जवाब देंगे अपने अवाम हाँ, को कि अब तुमने इस सारे के सारे जो शबैंग में तुमने किया है फॉर द लास्ट 2 इयर्स, तुमने क्या अचीव किया हाँ। है? ठीक, कुछ ठीक। भी नहीं। अच्छा, ईरान में अगर अगर ईरान की तरफ से अगर हम देखें, जैसे ईरान में मौक़िफ़ ये पेश किया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो हमला किया कि लबनान में इज़राइली कार्रवाई के जवाब में था। लेकिन अगर आप यूँ कह लीजिए कि सॉवरेन स्टेट जो है, उस पर बराह रास्त आप मिसाइल अटैक करना वाक़ई कोई डिफेंसिव रिस्पॉन्स आपको कहलाता हुआ नज़र आता है, या अगर हर मुल्क इसी लॉजिक को अख्तियार कर लेगा, तो आपको क्या लगता है कि ये रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मुकम्मल तौर पर कोलैप्स नहीं हो जाएगा? अगर हम कोलैप्स इस हो तरफ से चुका है। देखें, अगर ज हम इस तरफ से जब अमेरिका ने आके इज़राइल के साथ मिलके ईरान पे हमला किया तो वो वहीं कोलैप्स हो गया था कि ताकतवर को तो पूरी इजाज़त है, जो आपने एक बार कहा भी था माइट इज़ राइट, कि हुँ, वो बेसिकली ताकतवर को तो खुली इजाज़त है कि वो जब चाहे जो है और करके चला जाए। लेकिन जब वही ताकतवर कहता है कि मेरे कुछ कानून हैं और वो खुद उन हुँ, कानून को फ़ॉलो नहीं करता, तो फिर उसकी इंटीग्रिटी जो है उसके कानून की उसकी वो कम हो जाती है। तो ठीक। अमेरिका माशी तौर पे इतना मजबूर हो गया था, चीन और हुँ, रशिया के आगे जो अपनी साख खो रहा था, वो हुँ, चीज़ें नहीं बना पा रहा। असल बात ये है, वो हुँ, चीज़ें नहीं बना पा रहा जिस कीमत पे चाइना बना रहा है। वो असला नहीं बना पा रहा जैसा असला रशिया बना पा रहा है। तो अब हुँ, उसको अपनी साख बरकरार रखने के लिए वो कह रहा है जितने गरीब मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, तेल बेचने वाले हैं, कि तुम हमारे ही साथ रहो, इन मुल्कों से दूर रहो जो ये 2 अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक और है। ये कर रहा है वो बज़ोर डंडा। तो हुँ, अब ये मुल्क इनके पास ऑप्शन आ गए हैं, ये अब देख रहे हैं कि भई डंडा किसका चलेगा। हुँ, हिम्मत किसी की नहीं कि ताकतवर का आके हाथ रोकें, सब देख रहे थे और ये हो रहा था। इसमें सही। अचानक ईरान उठा, और उठा हाँ, क्या? इन्होंने आके ईरान पे हमला किया और उसके हुँ, बाद ईरान ने बताया कि देखो हाथ कैसे रोका जाता है। अगला थप्पड़ हमको नहीं मार सकते तुम, मारोगे तो जवाब में पड़ेगा। और ये हुँ, उसने हुर्मुज़ पे फाँस लिया इनको। तो अमेरिका हाँ, हुर्मुज़ पे फँस गया, इज़राइल लबनान में फँस गया। ठीक। तो जब तक के ये मसले हल नहीं होंगे ना, अब छोड़ दें आपके ईरान की हुकूमत जा रही, अब 2 मसले हैं, हुर्मुज़ जिससे दुनिया की इकोनॉमी रिलेटेड है, वो ईरान उस हुँ, वक़्त तक नहीं खोलेगा जब तक कि ठीक, अमेरिका उसकी शराइत नहीं मानेगा, और उनकी ठीक शराइत है। में एक ऐसी शराइत है कि इज़राइल को आप काबू में रखें। अच्छा, तो जंग को ये तो हम वैसे भी डॉक्टर साहब, जंग को तो हम वैसे भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। ज़ाहिर है एक जंग है, 2 मुल्क या 3 मुल्क इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ तक जाती है। लेकिन इस जंग को तो वाक़ई हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आम लोग भी नहीं देख पा रहे हैं। मतलब कोई फ़ोर्स ही हम कर ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि पल-पल जनाब, में ये मैंने तो चीज़ें। आपसे जब इससे पहले कई प्रोग्रामों में कहा था कि ये जंग जारी है। हाँ, ये हाँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़ेज़ हैं और बराबर ये चीज़ चलती रहेगी, क्योंकि हुँ, एक बड़ा जो है क्या कहते हैं उसको, एम्पायर जो है वो हाँ, कैसे अपने ज़वाल को इतने आराम से एक्सेप्ट कर सकता है, और उसका जो सबसे बड़ा हिटमैन है बदमाश, वो हाँ, कैसे हाँ, उसको अपनी आँखों के आगे अपनी ताकत को जाता देख सकता है। तो ये जो सही, नई सूरत-ए-हाल पैदा हुई है उनके जंग के नतीजे में, उससे भी बुरी है, जो पहले थी ठीक। 27 फरवरी को। जितना हाँ, ताकतवर अब ईरान है और जितना ताकतवर हाँ, अब हिज़्बुल्लाह, उनकी ये हिम्मत कि वो हुँ। कहेंगे तुम लबनान पे हमला करोगे तो हम तुम्हें मार दें, ठीक है। हम तुम अच्छा, इज़राइल पे मार देंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम जाने से पहले मैं जी। एक थोड़ी-सी कन्फर्मेशन चाहूँगी, अगर आप तक ये खबर पहुँची है कि अभी ईरान ने ऐलान किया कि जी हम अब जो
इसराइल पे बमबारी है या इसराइल पे जो हम बम मार रहे थे वो हम अभी स्ट्राइक्स जो है वो अब हम नहीं करेंगे? क्या ऐसी कोई बिल्कुल, खबर आप तक बिल्कुल पहुँची खबर है? पहुँची है, लेकिन इससे पहले वाली ये खबर पाकिस्तान ज़्यादा में जो इम्पोर्टेंट खबर है। चल रही वो अच्छा खबर पाकिस्तान में जो खबर चल रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान ने ये सब कुछ करवाया। क्या ऐसा ही है? या किसी रिगार्डलेस और किसने नहीं, रिगार्डलेस किसने करवाया हो, ये इससे पहले वाली खबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इज़राइल ने कहा कि हम मज़ीद हमला नहीं करेंगे। तो जवाब में ईरान ने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम भी अच्छा रुक ठीक, जाएँगे। ठीक तो है। अगर ये बड़ा इसराइल ने ये इम्पोर्टेंट बात है। की तो ठीक है, चलिए हाँ, वो क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि ईरान आखिरी हमला ईरान ने किया था। हाँ, इज़राइल के हमले के जवाब में। ठीक इज़राइल है। ने कहा कि हम इसका जवाब नहीं देंगे। ये तो हुँ, ईरान ने तो पहले ही हमले के बाद कहा था कि आप इसका जवाब न दें, हमने आपको वार्निंग दी है। लेकिन ठीक उन्होंने है। जवाब दिया और हुँ, उन्होंने ट्रम्प को एम्बैरेस किया, तो ईरान ने अपना वर्ड रखा। ईरान अपना वर्ड रख रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ईरान ने हाँ। अभी भी ये रुकने के बाद कहा है कि अगर आपने अगला हमला बेरूत पे किया, तो जवाब में हम आप पे हमला करेंगे। तो ये हुँ, ईरान का उनके रुकने के ऊपर जवाब था, जस्ट टू ठीक क्लैरिफाई। है। मतलब ईरान जो है वो अगर जंग लड़ रहा है तो वो भी रूल्स के मुताबिक, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन कह जंग लें के या किसी भी तरीके देखिए से वर्ल्ड लॉ कर्टेसी तो कह लें। यूएन के लॉज और दुनिया के कानून जो इंसानों ने बनाए थे बैठ के जो हुँ, है कहते हैं सिविलाइज्ड वर्ल्ड ने वो हुँ, कानून तो जा चुके हैं कूड़े के ढेर में, क्योंकि वो ठीक है, इसराइल और अमेरिका वो चाहते हैं जो उनका दिल चाहता है। अब ठीक है। इस वक्त जो कानून चल रहे हैं वो हैं लड़ाई के कानून। लड़ाई के हुँ, बड़े हुँ, सिंपल से कानून होते हैं, दो लोग खड़े हैं, अगर उनका झगड़ा हुआ है, एक ने हुँ, अगर किसी के हल्के से गाल में थप्पड़ मार दिया है, तो जब तक हुँ, उसने जवाबी थप्पड़ उससे ज्यादा नहीं मारा, उस वक्त हुँ। तक वो जो कैसे उसका घर बदला जाएगा। पूरा नहीं होगा, उसका बदला पूरा नहीं एग्जैक्टली, होगा। एग्जैक्टली। हाँ, इसको ठीक कहते हैं एस्केलेशन डोमिनेंस। तो अच्छा। एस्केलेशन डोमिनेंस जो अमेरिका के और इसराइल के पास थी, वो हुँ, हुँ, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की और उनकी गिच्ची पकड़ने की वजह से इकोनॉमी की वो एस्केलेशन डोमिनेंस ईरान के हाथ में आ गई है। ठीक है। अब कहते हैं ना तुरुप के पत्ते ईरान के हाथ में, अगर अमेरिका कुछ करेगा तो ईरान चोक कर देगा ग्लोबल इकोनॉमी को। ईरान जो हुँ, है वो गल्फ रियासतों की सारी चीज तबाह कर देगा। तो अब ठीक है। उनके पास एक ऐसी चीज आ गई है, ऑलमोस्ट ऐसा है कि वो सामने वाला बदमाश जो खड़ा है, जो पहले हाँ, थप्पड़ मारा था, आप सोचें कि उसके उसके जो घर वालों को कैद करके आपके लोग लाए, उन्होंने कहीं रख लिया है। उसकी हुँ, हिम्मत कैसे है कि वो कुछ करेगा। हुँ, तो हुँ, एस्केलेशन डोमिनेंस जब आपके हाथ में आ जाए, इसका मतलब आप जंग हार चुके हैं। अब सही। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना है, कोई क्या करना है, कोई पीस डील। पीस हुँ, डील ट्रम्प यूं नहीं कर रहे कि उनके पास कोई, अगर वो हार मान लें और वो ईरान की शराइत पे कर लें तो वो मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। जो हुँ। जो है तो, और अगर वो जो है उसको जो है आगे बढ़ाएं लड़ाई को, तो और फंसते चले आते हैं अंदर, दलदल के अंदर जो है। तो मतलब उनके इतनी बुरी पास तरह फँस चुके हैं कि जिनके वालिद को बिल्कुल। मारा है, कत्ल किया है, शहीद किया है, उन्हीं से मिलने की वो तमन्ना भी कर रहे हैं कि अगर मुझे मिलना भी पड़ा मुज्तबा साहब से तो मैं मिल आप भी लूँगा। सोचें, जब ट्रम्प किसी से मिलना चाहें, तो मतलब वो बैक वक़्त 2 चीज़ें होती हैं, उनका प्यार भी होता है और उसकी मौत भी होती है। क्योंकि वो सबसे वो जाके ही बता देंगे एग्ज़ैक्टली ये कहाँ मिला था हमें, और थोड़ी देर बाद उसकी शामत आएगी। जब वो पुतिन ठीक से है। मिले, तो उसके बाद पुतिन पे हमला हुआ है, उसके काफ़ी दिनों बाद जब तो ट्रम्प जो हैं वो एक लालची बदमाश जो है गुंडा सियासतदान है, और उनको हुँ। जो है वो सारे तरीके आते हैं जो सियासतदान जिससे तो मैं नहीं कहूँगी बल्कि मैं कहूँगी बिज़नेसमैन है वो। बिज़नेसमैन है। तो सियासतदान जो क्या कर रहे थे? ओबामा हाँ, क्या थे? ओबामा इन बिज़नेसमैन का सामने का चेहरा थे। अच्छा। जो बिज़नेसमैन थे, वो ओबामा से यही कहते थे, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब सियासतदान हुँ, आएगा सामने और वो आपको मीठी, चिकनी, चुभड़ी बातों के अंदर, ठीक जब ज़रा एक्सेसेस कमिट हो जाएँगे, तो वो ह्यूमन राइट को हाँ, उठा के ले आएगा। जब कहेगा हम ठीक इस पे कमेटी बिठा देते हैं, तो वो यही चीज़ का ऐसा खूबसूरत लिबादा चढ़ाता है कि हुँ, आपके ख्याल में लिबिया की वॉर अगर ट्रम्प ने की होती, तो हम उसको और तरह याद करते। लेकिन वो चूँकि हुँ। ओबामा ने किया, तो हम उसको और तरह याद करते हैं। किसी और तरह तो याद करें, ठीक प्रोफ़ेशनल है, सियासतदान जो कि लोगों ने उनको लात मार के हटा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा तुम लोग तो डिलीवर करते नहीं हो हमें, हम ठीक है। बिज़नेसमैन को लेके आएँगे। तो हुँ, बिज़नेसमैन को लाने का ये फ़ायदा हुआ कि उन्होंने अपने निज़ाम का असली चेहरा देख लिया। ठीक प्रोफ़ेशनल है। सियासतदान उसके ऊपर एक बुर्का पहनाए रखता था, तो उनकी इज़्ज़त हुँ। रहती थी थोड़ी-सी। ठीक है, वो शुगर कोटेड टाइप कह सकते हैं हम उसे बिल्कुल, कि शुगर कोटेड। हाँ। अच्छा, अब हम उस तरफ आ जाते हैं जहाँ पर मतलब जंग तो हो रही है ईरान में इसराइल की और अमेरिका उसमें इन्वॉल्व है। बाकी खित्ते में भी जो कुछ हो रहा है, लेकिन एक जो चीज़ जिससे सब डरते हैं, जो पूरी दुनिया डर रही है, न्यूक्लियर जी, अटैक। अगर जी। ईरान पर होने की सूरत में, जिस तरह के इसराइल आप देख रहे हैं कि जिस जिस जुनून में वो मुब्तला है, अगर वो सिचुएशन में ईरान पे कोई न्यूक्लियर अटैक कर देता है, तो सबसे ज़्यादा कौन-कौन से ममालिक इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, मुतासिर हो सकते हैं? और अगर एक मुल्क अपनी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर न्यूक्लियर अटैक जायज़ करार देता है, तो फिर कल की आप क्या खबर ले सकते हैं, कल दूसरे ममालिक को भी यही हक हासिल होगा मतलब न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, तो आलमी निज़ाम किस तरफ चला जाएगा? देखें,
अगेन हुँ, आलमी निज़ाम में कोई कानून नहीं है। इस वक़्त ठीक जिसकी है, लाठी है उसकी भैंस है। तो ये ठीक है। बात रशिया ने भी बहुत अरसे जो कही कि भई क्यों तुम यहाँ पे अपना नेटो का बॉर्डर शिफ्ट करके मेरे पास लाए जा रहे हो, कर रहे हो। वो सब बातें छोटी-चुपड़ी करके उन्होंने उसपे हमला करवा दिया। तो आलमी ठीक है, निज़ाम तो कुछ न उसको तो रख दें हम जो है वो साइड के ऊपर कि कोई किसी किस्म का कानून नहीं है। अब ठीक है। करते हैं इसके अंदर न्यूक्लियर हमला। इज़राइल जो है वो पागल दीवाना है। उसके हुँ, ऊपर उसको पता है कि उसका खात्मा खात्मा जो है इससे नहीं होता कि किसी रियासत के सारे लोग मर जाएँ एक साथ। खात्मा हुँ, रियासत को उस वक़्त होता है जब उसके वजूद की वजह तमाम लोगों के ज़हन के अंदर शक में पड़ जाए कि ये है ही क्यों? ठीक है। इज़राइल ने इस वक़्त दुनिया के अंदर जो चीज़ें की हैं, उसके नतीजे में अपनी साख को बुरी तरह हर्ट किया है। इस वक़्त दुनिया में आप कहीं चली जाएँ, कितने ममालिक बच्चे को पता है इंटरनेट के दौर में 1942 में नहीं है कि जब यहूदियों को वहाँ मारा जा रहा था जो है आप क्या कहते हैं नाज़ी कैंप्स में तो उसको कोई देखने वाला नहीं था। ये हुँ, इंटरनेट के ऊपर इन बच्चों की फ़लस्तीनी बच्चों की बाकायदा लाइव कवरेज गई है जो इन्होंने किया है। तो ये हाँ, तो अपने अहदाफ हासिल करने के लिए हो सकता है कि ये न्यूक्लियर बम मार दें। लेकिन ठीक। ये उसका सबक देखें 1940 में जब मारा था अमेरिका ने जापान पे, तो वो पूरी जंग हिटलर की वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुके थे। ये आखिरी बेस्टियन रह गया था जो कि उनके हुँ, साथ अटका हुआ था, तो उन्होंने उसको ख़त्म किया, ये ठीक बम है। मार के। आज हुँ, बिल्कुल दुनिया के दूसरे हालात हैं। चीन और रशिया राइज़ के ऊपर है। अमेरिका जो है वो ज़वाल पज़ीर है। इज़राइल जो है वो ऑलरेडी कई महाज़ पे हार चुका है। अगर आप इस सिचुएशन में न्यूक्लियर बम मारेंगे, तो हुँ, इसका रिज़ल्ट जापान वाला नहीं होगा। न्यूक्लियर बम हुँ, क्या करता है? एक शहर के एक हिस्से को तबाह करता है और वहाँ पे फिर बाद में तबाही मचती है। लेकिन वो जो बकिया शहर सारे बचे हैं, वो तो सारे के सारे बचे हैं। वो बैक वक़्त एक साथ आई डाउट कि सबके तो सारे नहीं। नहीं हुँ, मार सकता। तो ठीक। उसके जवाब में रशिया आएगा, चाइना आएगा, न्यूक्लियर हथियार और ये सबसे बड़ी बात है जो अभी-अभी इन्होंने कान में ट्रम्प के डाल दिया है, हुँ, पाकिस्तान के थ्रू वो ये मैसेज डाल दिया है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो ये अच्छा, बात उन्होंने उनको मैसेज पहुँचवा दिया है। तो इज़राइल मेरा ख़्याल है कि उसके पागलपने को रोकने का यही तरीका है कि उसको ये बताया जाए कि अगर तुम मारोगे तो तुम्हें तो एक की ज़रूरत है। हमें तो शायद बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, तुम पे एक पड़ेगा और तुम ख़त्म हो जाओगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि न्यूक्लियर को तो रखो बाहर और सही उसके है। बाद बात करो। तो मेरा हुँ, ख़्याल है वाहिद ऑप्शन जो है इस वक़्त वो ये है कि अमेरिकी आर्मी जो है, यानी हुँ, 1 मिलियन की आर्मी जो है वो अपने आप को बूट्स ऑन ग्राउंड्स उतारे और आके लड़ाई करे जिसके लिए मेरा नहीं ख़्याल है कि अमेरिकी कौम, अमेरिकी अवाम, अमेरिकी सियासतदान और अमेरिकी जनरल तैयार हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब जब तक ये तैयारी इनकी कंप्लीट नहीं होती है, आपको नहीं लगता क्योंकि लेकिन मैंने ये भी तो देखा ना अभी आपको ट्रम्प ने कितना रिक्वेस्ट भी की है, बड़ी आजिज़ी, बड़ी इंकिसारी से बात की है। बच्चों की तरह कहा कि नहीं जी हम मिल के हम फिर इन पे अटैक कर लेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा ना कि वो इसकी इनकी भी बात नहीं मान रहा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका की तरफ से अगर उसकी आर्मी या आपकी जो अफ़वाज है वो भी अगर कुछ नहीं कहती है, तो क्या ये होता हुआ नज़र नहीं आता आपको कि न्यूक्लियर को अटैक हो जाए? देखिए मतलब जब उसके आप बावजूद मैं बात कर रही हूँ। मैं आपको अब ये बताता हूँ का जब आप इस किस्म की कहते हैं ना जब आप बदमाश या गुंडे पालते हैं, हुँ, तो उसका नतीजा आम तौर पे ही होता है। हुँ, अमेरिका ने अफ़गान वॉर के अंदर बदमाश पैदा किए थे जिन्होंने यहाँ सोवियत यूनियन को भगाया, बाद में उन्होंने उस पे 9/11 कर दिया। वो रोक पाया क्या उसको? नहीं रोक हुँ, पाया। तो जब आप ऐसी कोई फ़ोर्स क्रिएट करते हैं, जो कोई रूल फ़ॉलो नहीं करती, जो सिर्फ़ अल्लाह को जवाब दे या कोई अपने ये जो है मोसेस को जवाब दे। आपने उनसे कहा है कि तुमने जो रियासत कायम की है, ये तोरा से निकली हुई है और ये तो तुम जो कर रहे हो, उससे डेविड का किंगडम कायम कर रहे हो, तो वो अपनी मज़हबी जंग लड़ रहे हैं। उसके लिए वो समझते हैं कि वो जिसको मार दें सही है, जो बच्चों को मार दें सही है। तो उस तरह की चीज़ जब आप अचीव करने जाते हैं और आप खुद क्रिएट करते हैं वो फ़ोर्स हुँ, यानी तो आप फिर ये रिस्क लेते हैं कि वो एक पागलपन ऐसा कर सकती है कि फिर आपको बाद में इंसानियत को शर्मिंदगी उठाना पड़े। ये एक ऐसी ही शर्मिंदगी है जो लोगों को उठानी पड़ सकती है और इज़राइल ये हुँ, कर सकता है। उसका अंजाम वही होगा जैसे नाज़ी उसका हुआ था रियासत का, कि आपको हुँ, जाके उन लोगों को पूरी दुनिया को एक साथ होके एक आर्मी बना के उसको काबू करना पड़ा था। अगर इज़राइल इतना बेकाबू हो जाएगा, तो उसको फिर ऐसे ही काबू करना पड़ेगा या फिर मेरे ख़्याल में ट्रम्प का वो वक़्त आ गया है कि उनको शायद हो सकता है नेतन्याहू को वो जो उड़वा दें। क्योंकि ये बात जो है मतलब हम तो उनके सुनते आए हैं कि इज़राइल के पास बड़े पावरफुल वेपन्स होते हैं और तमाम टेक्नोलॉजी उसके पास मौजूद है जिसकी वज़ह से वो पूरी दुनिया को वो कह भी चुके हैं कि जिनके पास ये सेल फ़ोन है समझ लीजिए कि वो मेरी हिट लिस्ट पर है।
तो आपको लगता है कि बड़ी आसानी से ही काम हो जाएगा? मतलब इज़राइल का काम तमाम हो सकता है नेतन्याहू का, या नेतन्याहू ही ना कर दें ट्रम्प दोनों का? कर सकते हैं दूसरे का। अच्छा। मोसाद भी इतनी स्ट्रांग है और सीआईए भी इतनी स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, ज़ाहिर है हाँ। अमेरिका एक बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर और उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत बड़े हैं इज़राइल से। अगर अगर इज़राइल की एक मोसाद है तो हुँ, सीआईए के अंदर इस तरह के 50 इदारे हैं मुख्तलिफ जो दुनिया से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर हुँ, वो बाद में एक्चुअली वो शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन। और ठीक। अभी-अभी एक कानून पास हुआ है जिसमें इज़राइल के साथ उनको खतरा है कि डाउन द रोड कहीं ये ना हो कि अमेरिका इज़राइल को डंप कर दे, उसके लिए लायबिलिटी हुँ, बन जाए। तो बेहतर है कि हाँ, हम इनके साथ एक फौजी इल्हाक ऐसा कर लें कानूनी तौर पे कि जो भी हुकूमत आए उसको इनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो। लेकिन अगेन मैं इसको ये समझता हूँ कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में हुँ, आपको भाईचारगी और प्यार-मोहब्बत से रहना पड़ेगा वरना आप ज़्यादा लंबा नहीं रह सकते। इज़राइल हुँ, के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वो अपना दिमाग जगह पे करे, हुँ, अपनी सोचे कि उसको यहाँ पे जिन लोगों के दरमियान रह रहा है उनको ज़मीन से लगा के, उनके नाक रगड़वा के, उनकी बेइज़्ज़ती करके, उन पे क्या-क्या मज़ालिम करके, एक इतनी बड़ी आबादी को अपने गिर्द वो इस तरह कितने अरसे रख लेगा? नहीं हुँ। रख सकता, तो मसला ख़ास ये है तौर ना कि अगर हाँ, आपके आपकी बैक पर कोई पावरफुल आदमी हो, पावरफुल कोई कोई भी हो, फैमिली आप हो, कितने आपको लोगों को ये काबू कर लेंगे? कितने लोगों को काबू आप देखिए ना हिज़्बुल्लाह जो है वो बावजूद इसके कि उसके पास वो हथियार नहीं है जो कि अमेरिका ने इज़राइल को दिए हैं या वो पैसा नहीं है। उन्होंने हुँ, उसके बावजूद एसिमेट्रिक वॉरफेयर से उसको हुँ, बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि इज़राइल अपने तमाम हथियारों के बावजूद हुँ, रोज़ उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ, उनके जो बुलडोज़र हैं, उनकी जी, जो जहाँ फ़ौजी जमा होते हैं, उनके जो ये मीटिंग पॉइंट्स हैं, उनकी कहते हैं उनकी इवन मिसाइल्स जो रखे हुए हैं वो हुँ, उनको हर चीज़ जो ऊपर हवा में निकली हुई है, उसको हुँ, वो आके ड्रोन से टारगेट करते हैं और मारते हैं। यानी उन्होंने बेसिकली कहा है कि आप यहाँ पे टिक नहीं सकते। आप आ हुँ, जाएँ, आप लड़ सकते हैं, गोला-बारूद मार सकते हैं, थोड़ी देर को रह सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी हम हिट कर सकते हैं और आप यहाँ सेफ नहीं हैं। तो उन्होंने ठीक उनको उसको अपना घर नहीं बनाने दिया है। तो ये मतलब मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी जीत है है, और अगर इस ठीक, चीज़ से वो उनके दिमाग नहीं सही हो रहे तो देखते हैं किस चीज़ से होते हैं। जो है ठीक है। ताकत को आसान नहीं होता काबू करना। ठीक है। ईरान और इसराइल के दरमियान कोई भी किसी भी किस्म का अगर कोई फ़ौजी कशीदगी अगर होती है, तो बराह रास्त असर उसका आलमी तवानाई मार्केट पर ज़रूर पड़ता है, जैसे कि हम देख भी रहे हैं। मशरिक़ वस्ता की अहमियत अपनी जगह है और उसके लिए ये दुनिया के जो बड़े तेल पैदा करने वाले ख़ित्तों में उसका शुमार होता है। ख़ाम तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा हाल ही में इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की इत्तलात के बाद हुआ। आलमी मंडी में भी आपने देखा कि इसमें ख़ाम तेल की कीमतों में नुमाया इज़ाफ़ा देखा गया और सूरत-ए-हाल ने जो सूरत-ए-हाल थी, जो अब जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसमें तवानाई की आम मार्केट में एक बेचैनी-सी पाई जाती है। मुस्तकबिल में अगर मैं देखूँ मतलब इन फ्यूचर में बात कर सकती हूँ, तो अगर खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है, तो ख़ाम तेल की कीमतों में मज़ीद इज़ाफ़े का भी इम्कान है और उसके असरात आलमी मईशत, ईंधन की कीमतों पर, महँगाई पर भी पड़ सकते हैं। आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को इसमें और आप कहाँ देखते हैं बाकी ममालिक को? क्योंकि पाकिस्तान की हम इसलिए बात करते हैं कि अगर बाहर पाकिस्तान से बाहर जो कि अभी आपने देखा जबकि इसके शिप्स भी आ रहे थे और बाकी तवानाई की बहुत सारी चीज़ों पर इसको कुछ देना नहीं पड़ रहा था, उसके बावजूद पाकिस्तान में महँगाई बढ़ी, पेट्रोल की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ। इस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में अब हम जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता और हो सकता है कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में हो, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप और बाकी दुनिया को कहाँ देखते हैं आप? पाकिस्तान को मैं सबसे अलग देखता हूँ और पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपना सर सजदे में जाके जो है चीन के लिए दुआएँ करें। ठीक क्योंकि है। हुँ, पाकिस्तान ने जो ईरान से उसकी जो कुर्बत है और ईरान के पास जो तेल के और गैस के ज़खायर हैं, वो हुँ, बिल्कुल यूनीक हैं कि पाकिस्तान के सारे मसाइल पूरे हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ने बड़े अरसे से चाहा था कि एक पाइपलाइन बन जाए जो कि ईरान से पाकिस्तान में आए और गैस भी दे हमको और हमको जो सस्ती कीमत पे जो है वो ऑयल भी दे। बहुत सस्ते हुँ, पे हमको मिल सकता है, लेकिन कभी इसके ऊपर अमेरिका ने इसको होने नहीं दिया, सैंक्शन करके रखा था, हम नहीं करना चाहते। अब हम राज़ी हैं, लेकिन ईरान नहीं करना चाह रहा था क्योंकि पाकिस्तान एक अनस्टेबल जगह है। चाइना आया और चाइना ने आके ईरान को कायल किया और कैसे किया? उसने कहा कि ये पाइपलाइन सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं जाएगी, इसको हम यहाँ से ऊपर लेके जाएँगे और सेंट्रल एशिया लेके जाएँगे। अब ये आपके लिए वारा पड़ेगा। अब आपका और पाकिस्तान का इस पे ज़बरदस्त कंट्रोल हो जाएगा सेंट्रल एशियन रियासतों के ऊपर और ठीक। इससे इंडिया की नज़र और इंडिया की राल टपक रही होगी देख के कि ये हुँ, गैस जो है यहाँ तक आ रही है ईरान की जो कि इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा है, मुझे भी इसमें से गैस चाहिए और आप अक्लमंद होंगे अगर आप इंडिया को तेल और गैस अपने पास से दे देंगे। आपके पास इंडिया के ऊपर एक लेवरेज आ जाएगा। और इंडिया ठीक है। को डायरेक्टली बगैर कश्तियों में जाए हुए ये गैस हुँ, इंडिया भी जा सकती है। तो हम हुँ, तो
चाहें तो, और अब मेरा ख्याल, क्योंकि ये 36 महीने में सुना है पाइपलाइन ये पूरी बन जाएगी, इतने तेजी से इसके ऊपर काम शुरू होने जा रहा है, क्योंकि एक्यूट जरूरत है। तो पाकिस्तान के मसाइल तो 1-2 साल के अंदर मेरा ख्याल है गैस के और तेल के और तवानाई के, पाकिस्तान यूनिकली सिचुएटेड है। और पाकिस्तान अगर ईरान से अपने अच्छे ताल्लुकात रखेगा, एक राइजिंग ईरान से, तो और सऊदी अरब से भी, तो हम, मेरा ख्याल है अगर हमारे सियासतदान उस चीज को नीचे तक ट्रांसमिट करेंगे और तो हम इससे बच जाएंगे। लेकिन दुनिया का जो हाल होगा, आप सोचें, स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर जापान 75% डिपेंड करता था गैस से और तेल से जो है, उससे साउथ कोरिया 60% डिपेंड करता था, चाइना 40% करता है, इंडिया जो है वो, मेरा एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद, लेकिन तकरीबन 30 से 40% तो करता है। वो रशिया से भी लेता है, लेकिन उसके पास यहाँ से लेने का वो था कि हुर्मुज से आता है। तो हुर्मुज फिलहाल, जब तक के कोई और पाइपलाइन, कोई और रास्ता, राहदारी नहीं काट के निकाल लेते ये लोग, और यमनियों के होते हुए सऊदी अरब निकाल भी लेगा, तो वो उनको परेशान कर देंगे। ये चीज जो है शिया लोगों के हाथ में, ऑयल वेल ज्यादातर उनके इलाकों में थे जो शिया इस्लाम था, तो वो उनके पास इस पे वो कब्जा रहेगा उनका अगले आने वाले इतने अरसे तक। और उनकी अगर आप बात मान लेंगे, जो मेरे ख्याल है इवेंचुअली अमेरिका, क्योंकि इसराइल की ईरान से जंग कभी हल नहीं हो सकती, लेकिन अमेरिका चूंकि इन्वॉल्व, और अमेरिका की गिच्ची हुर्मुज में पकड़ी गई है, तो अमेरिका को इसराइल को काबू करना पड़ेगा, या अमेरिका को इसराइल का साथ छोड़ना पड़ेगा, और इसराइल खुद ब खुद काबू हो जाएगा अगर उनको हथियार, वेपन, चीजें नहीं मिलेंगे। इसका लेसन उनको मिल चुका है इस बार, जो है कि उनको जो है सुब की हुई है, उनको मुंह की खानी पड़ी है अमेरिका को, और उसकी वजह सबसे बड़ी इसराइल थी। तो अगर ये लेसन उन्होंने भी नहीं लिया, तो ईरान उनको एक और बार दे सकता है, क्योंकि ईरान अब इससे भी ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा। मेरा ख्याल है दुनिया के अंदर तो हुर्मुज की उससे बहुत बड़ी क़यामत आ सकती है। पाकिस्तान इटसेल्फ, और जो करीबी रियासतें हैं जो ईरान से बना के रखती हैं और उसके साथ उनके बॉर्डर लगे हुए हैं, वो एक्चुअली इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर इस वक्त तेल और गैस बिल्कुल कौड़ियों के मोल है। ईरान की जब ये जो वॉर थी, इसमें आलमी तवानाई मार्केट जो थी, उसमें फौरी तौर पर भी और दूर रस दोनों, अगर मैं बात करूं तो दोनों तरीके से आलमी मईशत में एक अदम इस्तेकाम पैदा हुआ। मैं पूछ आपसे ये रही हूँ, क्या ये जो हकीकी सप्लाई रिस्क रहा है, ये था, ये है, या फिर आपको इंटरनेशनल ऑयल ट्रेडर्स जो हैं और इस तरह से मतलब वो खौफ पैदा करते हैं, मार्केट मैनिपुलेशन मार्केट की जो मैनिपुलेशन है वो कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसे? एक्चुअली इतना हकीकी रिस्क है कि इसकी मैनिपुलेशन हुई है, लेकिन बिल्कुल उल्टे तरीके से। मैनिपुलेशन इस अच्छा। तरह से हुई है कि जितना ये बड़ा रिस्क था, उतना लोगों को हाँ। बताया नहीं गया। उन्होंने कहा अच्छा। कि दुनिया का 20% दुनिया का इससे ज्यादा, और सबसे बड़ी बात है, जो हम्म। अहम ममालिक हैं जहाँ बड़े पैमाने पे प्रोग्रेस हो रही है, जहाँ पे ऐसी चीजें बनाते हैं जो क्रिटिकल हैं, उन मुल्कों को यहाँ से गैस और तेल जा रहा था। ठीक। तो इस लिहाज से देखा जाए तो उसको उन्होंने अंडर प्ले किया है कि हुर्मुज की क्या इंपॉर्टेंस थी। अब जब हम्म। ईरान ने उसको ब्लॉक कर दिया, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने इस वक्त अपने रिजर्व्स यूज कर रहे हैं। अमेरिका आखिरी हफ्ते पे आ गया अपने गैस रिजर्व्स के। तेल की कीमत क्यों नहीं बढ़ी अभी? अब मतलब बड़ी, इतनी नहीं बढ़ी, इतनी बढ़ना चाहिए थी, ठीक क्योंकि है। तमाम ममालिक के पास रिजर्व्स थे, उन्होंने अपने हम्म। रिजर्व्स यूज किए हुए। लेकिन अब चंद, आपके ख्याल में ट्रम्प क्यों, उनका आप चेहरा देखें, आपने कभी हाँ। आज तक नहीं देखा होगा इस तरह के, लगता है किसी ने सारा खून निकाल लिया है, और वो हम्म। मतलब बिल्कुल जान निकली हुई है, क्योंकि हम्म। थोड़े दिनों में जो जैसे जैसे रिजर्व खत्म होंगे, वैसे ही तेल की कीमत, और ये जो आपके पास लिखी हुई कीमत आती है ब्रेंट ऑयल की, ये मार्केट में नहीं है। मार्केट में ऐसी है हाँ। जैसे कि जो है वो जो शकीरा का टिकट बिकता है, कि आप हम्म। जब तेल लेने जाते हैं तो 200 के ऊपर भी श्रीलंका ने खरीदा है, क्योंकि हाँ, हाँ। है ही नहीं। तो आपको जब टैंकर्स आपके, वो तो पहले तो फ्री फ्लोट कर रहे होते थे, फिर फिर ये जो डिमांड टैंक, करनी पड़ेगी ना, पब्लिक की हाँ, डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली लेकिन वो हुँ। चीज उससे कहीं ज्यादा है जो, और ये हुँ। मैनिपुलेशन जो हुई है, इसमें खेला गया है, स्टॉक ट्रेडर्स ने खेला है, पैसा बनाया, क्योंकि पता है ट्रम्प का बोल रहा है ऊपर, जो ऊंच नीच होती है इसमें पैसा बनाया गया है। लेकिन हाँ। लॉन्ग टर्म ऑयल की प्राइस और एनर्जी प्राइसेस कम रखने के अंदर मैं समझता हूँ कि हुर्मुज का इतना बड़ा हाथ है, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिका की शहरग, अगर एज एन हुँ। एम्पायर उसकी शहरक पकड़ ली है, क्योंकि अमेरिका में लोग गैस पे रहते हैं, अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार्स नहीं है, चाइना में है, हुँ। अमेरिका में हुँ। नहीं है, इन्होंने किया नहीं शिफ्ट उसके ऊपर। तो इनकी सही। तो अमेरिका में मेरे एम्प्लॉयज जो हैं वो जब आते हैं यहाँ से, तो 1 घंटे की ड्राइव से आते हैं। हुँ। उनको हुँ। अगर गैस की कीमत जो है वो 3 से बढ़ के 6 हो गई, तो उनके जो, सोचिए, महीने के बजट में दुगना हो गया, तो कहीं तो कटेगा। इसका मतलब है कि हुँ। बाइंग नहीं होगी, इसका मतलब इकोनॉमी गिरेगी। जब इतने बड़े तादाद में लोग, मिलियंस में, उनकी जेब में से, हर घर में से 1000 कम हो गया। मतलब अब अमेरिका आप से अगर आप डायरेक्ट नहीं लड़ सकते थे, तो ईरान ने कम से कम इस तरीके से तमाम चीज़ों को अपने फ़ेवर में किया है कि उसने एक तरीके से अमेरिका को घुटने टेकने पे मजबूर किया। हालाँकि सामने दू-ब-दू कोई फाइट नहीं हुई है, कोई जंग उस तरह से नहीं हुई है कि अमेरिका से बाकायदा जंग हुई हो, अमेरिका से बाकायदा कोई
बात हुई हो, लेकिन बहरहाल इनडायरेक्टली बहुत कुछ हो गया। मुझसे जो पूछें तो ईरान ने सोचा भी नहीं था, इत्तेफ़ाक जो से हुआ सोचा ये। नहीं। लेकिन अमेरिका ने शुरू किया था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मुझे लगता है जितनी जल्दी-जल्दी ये चेंजेज़ आ रही हैं, उतनी जल्दी-जल्दी हमें प्रोग्राम भी ना करना पड़ जाए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बाज़ दफ़ा शुक्रिया। तो होता है कि हफ्ते के बीच में लगता है कि अब प्रोग्राम एक बीच में भी आना चाहिए, लेकिन नहीं, हाँ, फिर बहरहाल ये ट्रम्प का उसको हम समेट मरूने ही ले। मिन्नत, ये प्रोग्राम ट्रम्प के मरूने मिन्नत हो गया कि वो जितनी बिल्कुल, जल्दी-जल्दी अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं या वो ऑर्डर्स देते हैं, तो उस पे हमें प्रोग्राम कर लेना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर यू साहब। वेलकम। नाज़रीन से कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वाशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वाशिंगटन की जो एप्लीकेशन है उसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि आप दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें। ज़िंदगी न वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफ़िज़। अच्छा, अच्छा। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.